हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री किससे पढ़ रहे हैं दोस्तों। घटना चक्र जो है वह न्यू एडिशन 2026 वाला घटना चक्र जो है उससे केमिस्ट्री कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो में फिजिक्स और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें फिजिक्स बायोलॉजी तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। न्यू वीडियो यहाँ पर डाला गया है बायोलॉजी और फिजिक्स का। अब जो है केमिस्ट्री भी हम तीनों सब्जेक्ट डेली एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप अभी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके डिस्कशन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है, तो उसका क्वेश्चन हम करेंगे अभी। इसमें दोस्तों हम पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। वह लेबोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। वह लेबोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या यहाँ पर जो है किया गया है, तो उसके बारे में दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह डाल्टन, इसके बारे में दिया गया कि यह जो है इसमें से कौन सा दिया गया है। तो इसमें जो है दिया गया कि डाल्टन का प्रमुख सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, वह क्या करता है, तो वह हो जाएगा द्रव्यमान का संरक्षण नियम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मास है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वह हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्थिर संगठन का नियम हो जाएगा, इसके अलावा जो है इसमें हो जाएगा बहु अनुपात का नियम हो जाएगा, बहु अनुपात। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। अब इसका व्याख्या देखते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, 1803 में, जिन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, यानी कि डाल्टन कहता है कि परमाणु जो है वह विभाजित नहीं हो सकता है, अविभाज्य कणों से बना है, उसका कण अविभाजित नहीं हो पाएगा, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। एक तत्व के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी कि कोई भी एक तत्व है उसका परमाणु का आकार, द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण है वह किसी एक तत्व का जैसे है, कोई तत्व है मान लेते हैं, तो उसी का जो है उसका द्रव्यमान भी सेम होगा, रासायनिक गुण भी होगा, केमिकल कंपोजिशन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु जो है वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि विभिन्न तत्व जो है उसका परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि उसका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है, जबकि जो है उसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि दूसरा जैसे कोई दूसरा तत्व ऑक्सीजन हो गया, तत्व हो गया, जैसे मेटल, नॉन मेटल होता है, ये सब तत्व है। तो इसमें जो कोई भी अलग होता है तो उसका अलग अलग जो है वह गुण होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसमें फिर से रीअरेंज होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल रूप पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित है, यानी कि यौगिकों में विभिन्न तत्व के परमाणु सरल संपूर्ण संख्या अनुपात में होते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत का द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन का नियम तथा बहु अनुपात यानी गुणित नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है, जबकि रेडियोधर्मिता का नियम यह नहीं व्याख्या होगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है वह दिया गया है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है, यानी कि पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है कि सब्सटेंस कोई मैटर है उसको न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह जो है संरक्षण का नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण। स्थिर अनुपात का नियम कहता है, यह नियम जो है स्थिर अनुपात का नाम फ्रांसीसी रसायनविद जो है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था और इसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। स्थिर अनुपात में यानी तत्वों का जो है किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान जो है वह उसका अनुपात सदैव समान था। किसी यौगिक जो है वो कोई यौगिक है उसके तत्वों के द्रव्यमान का यानी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान रहता है, यानी कि कोई अगर H2O है और दूसरा H2O है तो उसका जो द्रव्यमान का अनुपात है वह समान रहेगा, उसमें जो समान रहेगा तत्वों का, यानी कि H2O है तो इसमें भी H2 अगर है तो इसका H का और O का जो है समान रहेगा वह जो है अनुपात। तो यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम दिया गया है। गुणित अनुपात का नियम है डाल्टन के द्वारा दिया गया है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण से दिया गया है और यह जो है स्थिर अनुपात है, यह भी जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, और गुणित अनुपात का नियम जो दिया गया है वह डाल्टन के द्वारा दिया गया 1803 में ही दिया था। इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं और एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक गुणित अनुपात के नियम, यदि दो तत्व संयोजित होते हैं, मिलते हैं और एक यौगिक
यानी एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने पर होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है दोस्तों कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। वह पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह हो जाएगा जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु संरचना का जो है वह मॉडल प्रस्तावित किया था। जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के लिए प्रथम एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जे थॉमसन। 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला त्रिज्या लगभग 10 मीटर होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित, यानी कि धनावेश से जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वह समान रूप से वितरित रहता है। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसे अस्थायी स्थिर विद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। अस्थायी स्थिर विद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है और इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए। उदाहरण प्लम पुडिंग जो है वह मॉडल जो है वह भी कहा जाता है कि जे थॉमसन ने दिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया था? जे थॉमसन। रेजिंग पुडिंग मॉडल कौन दिया था? वह भी दिया जे थॉमसन। अथवा जो है तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल जो है वह भी दिया था। ये इसी को कहा जाता है परमाणु का संरचना के लिए जो है वह दिया गया जे थॉमसन के द्वारा। वह प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल, सब इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग, यानी कि धनावेश जो पॉजिटिव चार्ज है वो पुडिंग कहा जाता है। अथवा तरबूज के समान जो बीज जो होता है वह यहाँ पर जो है पुडिंग कहता है। मतलब बीज हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वह बीज का जो हो गया पार्ट हो उसको कहा जाता है धनावेश। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम यानी अथवा बीज को की तरफ उपस्थित है। इस मॉडल का महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के समान रूप में वितरित रहता है, यानी कि द्रव्यमान जो है समान रूप से वितरित रहता है। यद्यपि इस मॉडल का परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है, यानी कि यद्यपि यह मॉडल जो है ना परमाणु की विद्युत उदासीन यानी कि जो है न्यूट्रल जो है इसका जो प्रकृति है वह विद्युत उदासीन है, किंतु भविष्य के प्रयोग परिणाम यह संगत नहीं पाया गया, यानी कि सही नहीं पाया गया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? वह हो जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है धनावेशित हिस्सा। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव वाला, निगेटिव चार्ज, ऋणावेशित। परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा नाभिक न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र तक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप में न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है और जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण जो है नाभिक जो है धनावेशित रहता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, वही बात बता रहा है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक में कौन कौन था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, सी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट दिया गया, इसमें दिया गया कि लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। परमाणु केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटीन धनावेशित रहता है, न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है निश्चित कक्षा में, जिसको एनर्जी लेवल कहा जाता है, ऊर्जा स्तर, यानी कि जो है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होता है? वह जो है परमाणु के नाभिक में मूल कौन, मतलब कौन से मूल कण होते हैं? नाभिक में कौन होता है? वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक संरचना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं आप। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसमें जो है गलत कौन है? तो गलत को पहले देख लेते हैं दोस्तों कि गलत कौन है। देखिए यहाँ पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु भी, देखिए पहला यही गलत हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पर गलत हो गया, तब ये सब सही होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना बहुत कम होता है, नगण्य होता है, तो इसलिए जो है अगर कोई भी एटम है तो उसका जो है अगर न्यूक्लियस में जो भी मान होता है तो वही उसका जो है एटॉमिक मास हो जाता है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन का जो है वह ऋणावेशित होता है, यानी कि ऋणावेशित, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है यहाँ पर परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉन की संख्या है, तो यह भी सही है। परमाणु संख्या जो है वह प्रोटॉन जितना होता है, जैसे मान लीजिए किसी में अगर 10 प्रोटॉन है तो वह उसका हो जाएगा परमाणु एटॉमिक नंबर हो जाएगा परमाणु संख्या में। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के में आदि में उपयोगी होते हैं, यानी कि समस्थानिक जो होता है वह समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में प्रयोग होता है। समस्थानिक जो है आइसोटोप होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जैसे एटम जो है एटम विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसके ऊपर परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक के और चक्कर लगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो वह जो है वह इसमें जो है हम देख सकते हैं कि उदासीन होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है एटम, क्योंकि इसमें
जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक के चक्कर इलेक्ट्रॉन समान होती है। उल्लेखनीय की है जो है प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय रूप से परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन एवं विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, जबकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है, यानी कि उदासीन रहता है, तो इसलिए वही कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित किसी यह ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, ये भी कहा जा रहा है। तो ये किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशित पॉजिटिव चार्ज ऋणावेशित के बराबर होता है। यानी किसी परमाणु में उपस्थित धनावेश पॉजिटिव चार्ज ऋणावेश के बराबर होता है। अतः परमाणु में समान आवेश जो है वह शून्य होता है। तो यह जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वह अगर जो है बाहर चले जाएगा, अंदर अनस्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल रहता है जब दोनों बराबर रहता है तब। आणविक संरचना के बारे में लिखित में कौन सा कथन एक सही है? सही है क्या है वह जो है इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लाते हैं। बिल्कुल सही है उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? नहीं है कौन सा भाग? फोटोन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है भाग। फोटोन जो है वह फोटोन ऊर्जा, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल के पैकेट्स जो प्रकाश के वेग से चलते हैं, प्रकाश के वेग से चलता है फोटोन, प्रकाश के वेग से चलता है। देखिए प्रकाश जो होता है उसके जो वेव होते हैं उसको फोटोन कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। जो बंडल होता है फोटोन प्रकाश के वेग से चलते सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, रे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जो होता है वह जो है विद्युत चुंबकीय किरण जो होता है वह जो है वह बनता है किससे? फोटोन से बनता है। विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण फोटोन से होता है। एक ही प्रकार के परमाणु भिन्न निम्न में से किससे बनता है? वह जो है नेटिव एलिमेंट पर एक प्राकृतिक तत्व से बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो वह वो हो जाएगा नेटिव एलिमेंट। कोई भी जो है प्राकृतिक तत्व है उसमें जो है परमाणु जो है निम्न में से मिलेगा। तो यह हो जाएगा एक ही प्रकार के परमाणु के प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया है इसमें परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? वह हो जाएगा रदरफोर्ड। एटम जो होता है ना, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हम बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो उसका खोज कौन किया था? वह रदरफोर्ड किया था। रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में खोज किया था। 1911 में खोज किया था एटम जो है यहाँ पर नाभिक न्यूक्लियस का खोज किया था रदरफोर्ड ने 1911 में। यहाँ पर दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि व्यवस्था, इसमें सबसे पहले प्रारंभ से आखिरी तक गतिविधि को व्यवस्था कीजिए। तो यह जो है दोस्तों यह क्वेश्चन गलत दिया था, तो उसको जो है हम इसमें जो है ना हम सीधा जो है, क्योंकि गलत दिया गया है आंसर, तो इसको हम सीधा व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 ईस्वी में हुआ है। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले 1897 ईस्वी में हुआ है। यहाँ की यानी कि प्रोटॉन का खोज उससे पहले हो गया था 1886 में। देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए सबसे पहले उसमें वही दिया गया है कि इसको सजाइए सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले से क्रम से देख लेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले जो है प्रोटॉन का खोज हो जाता है। प्रोटॉन का खोज 1886 में हो जाता है। कौन करता है? गोल्डस्टीन करता है। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज करता है 1886 में। इसके बाद जो है वह हो जाता है इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज होता है 1897 में। 1897 में कौन करता है? जे थॉमसन करता है। इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया था? 1897 में। कौन? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किया था 1886 में। कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था प्रोटॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? 1832 में चैडविक ने किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर लिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले कौन किसका खोज हुआ? प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। PEN पेन याद रखिएगा क्रम से, PEN पेन। पहले प्रोटॉन कौन किया है? गोल्डस्टीन किया 1886 में किया है। उसके बाद पेन इलेक्ट्रॉन कौन किया है? वह कौन किया है? जे थॉमसन ने किया है 1897 में किया है। पेन याद रखिएगा, ट्रिक से याद रहेगा। पाइमेसन का कौन खोज किया था? 1947 में ब्रिटिश जो वैज्ञानिक था सेरिल पावेल ने किया था पाइमेसन का खोज 1947 में। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का H+ के रूप में खोज किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने नाभिक में इसकी पहचान नामकरण किया था। यानी कि गोल्डस्टोन जो है वह प्रोटॉन का खोज करता था, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण जो है तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान के नामकरण किया था। यानी कि पहचान एवं नामकरण किया था। नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड किया है प्रोटॉन का। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोज करने का श्रेय दिया जाता है तो कालानुक्रम में आधार पर व्यवस्थित करने पर सही उत्तर विकल्प जो है वह ये हो जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड को अगर प्रोटॉन का खोज करने का, लेकिन प्रोटॉन खोज करने की गोल्डस्टीन किया है, लेकिन नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड किया। इसके आधार पर देंगे तो ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। कब किया था? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1932 में खोज किया था न्यूट्रॉन की। 1932 में खोज किया था न्यूट्रॉन की चैडविक ने
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर व्याख्या दिया गया, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व के प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगा कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति से जो है बम वर्षा बम्बार्डमेंट किया जाए, तीव्र गति वाले कण की बम्बार्डमेंट किया जाए तो उससे विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व का प्रस्तावित किया था, और किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1832 में चैडविक ने कर दी। ये सब हम देख चुके हैं। तो इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उप परमाणु है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल है दोस्तों? ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सॉरी नहीं है उप परमाणु कण नहीं है। कौन नहीं है उप परमाणु कण? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या ऑप्शन में दिया गया है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ड्यूट्रॉन नहीं है दोस्तों। परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु जो अणु से छोटे होते हैं। परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूट्रॉन एक स्थिर स्टेबल पर जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर उप परमाणु कण में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है, जबकि जो है यह एक स्टेबल पार्टिकल है ड्यूट्रॉन। यानी कि उप परमाणु कौन हो गया? और सब ये तीनों हो गया, और ये जो ये नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है। क्या कर जा रहा है? नहीं है, तो ये नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर जो क्वेश्चन हो गया, निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकण यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है? तो वह जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों को उससे संबंधित एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। विद्युत आवेश उस कण का विपरीत होगा, लेकिन जो है वो उसका द्रव्यमान के बराबर होगा। प्रतिकण जो होता है वो द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश कण जो है उसका विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो है धन आवेश तो एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है वह हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है विशिष्टता और कण के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि जीरो मास जो दिया गया है वह हो जाएगा, जीरो मास हो जाएगा न्यूट्रिनो का, जीरो मास हो जाएगा जीरो मास न्यूट्रिनो का। इसके बाद देखिए वह दिया गया है कि इसमें जो है वह आंशिक आवेश फ्रैक्शनल चार्ज, आंशिक आवेश का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा क्वार्क हो जाएगा। फ्रैक्शनल चार्ज होगा क्वार्क, फ्रैक्शन चार्ज क्वार्क। जीरो मास हो जाएगा न्यूट्रिनो। उसके बाद जो है तो दोस्तों यहाँ पर जीरो मास किसका हो गया? शून्य द्रव्यमान किसका हो गया? न्यूट्रिनो का हो गया। और आंशिक आवेश फ्रैक्शनल चार्ज किसका हो गया? क्वार्क का हो गया। उसके बाद देखिए फ्रैक्शनल स्पिन यानी आंशिक परिचक्रण किसका होगा? पॉजिट्रॉन का, आंशिक परिचक्रण पॉजिट्रॉन का। उसके बाद इंटीग्रल स्पिन यानी पूर्णांक परिचक्रण जो है वह फोनॉन का हो जाएगा। एक बार याद कर लेते हैं दोस्तों, जीरो मास किसका हो जाएगा? न्यूट्रिनो का हो जाएगा। जीरो मास किसका हो जाएगा? न्यूट्रिनो का हो जाएगा। फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क का हो जाएगा, फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क का हो जाएगा। उसके बाद फ्रैक्शनल स्पिन है, फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन का हो जाएगा, फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन का हो जाएगा। इंटीग्रल स्पिन किसका हो जाएगा? फोनॉन का हो जाएगा, फोनॉन का हो जाएगा। तो ये सभी याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर पॉजिट्रॉन के बारे में दिया गया है, यह एक धन आवेशित मूलकण है। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन पे, इसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका जो है परिचक्रण 1/2 होता है, 1/2 पॉजिट्रॉन का परिचक्रण होता है, 1/2 परिचक्रण होता है। न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रिनो ये लगभग शून्य यानी शून्य होता है, जीरो होता है द्रव्यमान, और आवेश जो है वह आवेश रहित यानी कि बिना आवेश का होता है, बिना द्रव्यमान और बिना आवेश का होता है, यानी कि आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब होता है बिना आवेश का, और द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान लगभग एंटीन्यून यानी न्यूट्रिनो में बहुत कम होता है और आवेश भी बहुत कम। इसकी खोज पाउली ने किया था, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। क्वार्क एक पदार्थ का मूलकण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। क्वार्क मिलकर ड्रैगन हेड्रोन बनाते हैं, क्वार्क पदार्थ का मूलकण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रोन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का 1/3 या प्लस 2/3 होता है, यानी कि क्वार्क का जो है आंशिक आवेश जो होता है वह मूल कण का -1/2 होता है या प्लस 2/3 होता है। इसके बाद फोनॉन फोनॉन एक कंपन युक्त यांत्रिक के लघुत्तम क्वांटम ऋण है। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनॉन पाया जाता है, यानी कि फोनॉन जो है कंपन युक्त यांत्रिक के लघुत्तम क्वांटम कण है। लघुत्तम यानी कि फोनॉन कंपन युक्त यांत्रिक के कंपन युक्त
यांत्रिक के लघुत्तम क्वांटम कण है। यह ड्रीड क्रिस्टल विमा में ड्रीड क्रिस्टल की विमा के कंपन में फोनॉन पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मूलभूत कण क्वार्क हो जाएगा। क्वार्क जो है हमारे आसपास सभी पदार्थ मूलभूत कण एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हुए हैं। ये कण दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्वार्क और लेप्टॉन्स कहते हैं। क्वार्क और लेप्टॉन्स कहते हैं। मूलभूत कण हो जाएगा कौन हो जाएगा? क्वार्क हो जाएगा। क्वार्क हो जाएगा। क्वार्क जो है मूलभूत कण है। क्वार्क और लेप्टॉन जो है इन्हें मूलभूत कण कहते हैं, यानी एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। मूलभूत कण कौन सा है? क्वार्क और लेप्टॉन्स है। क्वार्क और लेप्टॉन। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल कौन है? हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो है वह हो गया था 14 मार्च 2013 को। 14 मार्च इन वैज्ञानिक समुदाय के बाहर मीडिया अक्सर इसको ईश्वरी कण यानी गॉड पार्टिकल कहते हैं। और इसके उपनाम संदर्भ हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसा एल्गर्ट को 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ब्रिटेन का पीटर हिग्स था हिग्स बोसॉन को खोजने वाला, और फ्रांसवा एल्गर्ट जो है बेल्जियम का था। फ्रांसवा एल्गर्ट बेल्जियम का था। हिग्स बोसॉन को जाना जाता है गॉड पार्टिकल के नाम से। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। निकट अतीत में हिग्स बोसॉन के अस्तित्व के संसूचन के लिए प्रयत्न के लिए समाचार में रहा था हिग्स बोसॉन कण। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसका जो है इसमें दिया गया है क्या कहा जा रहा है? सही उत्तर चुनने के लिए कहा जा रहा है सही उत्तर। तो सही उत्तर जो है वह यह हमें समझने में यहाँ पर दिया गया है। यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कण एलिमेंट्री पार्टिकल में मास क्यों होती है, यानी कि मास क्यों होता है एलिमेंट्री पार्टिकल में, उसके बारे में बताएगा कि इसमें मास क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक दिया गया है। ब्रह्मांड में यहाँ पर ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है, यानी कि दृश्यमान द्रव्य यह ब्रह्मांड में दृश्यमान द्रव्य परमाणु और अणु से निर्मित है। द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान वह भौतिक गुण है जिससे कणों को ठोस रूप आकार मिलता है। द्रव्यमान के कारण ठोस आकार मिलता है। उप परमाणुक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज की महत्व है, यानी कि जो है उप परमाणु कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझने के लिए हिग्स बोसॉन खोज का महत्व है। निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है? आवेश रहित जो है वह हो जाएगा, आवेश रहित का मतलब है कि बिना आवेश का है, तो वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन उदासीन परमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने किया था। निम्नलिखित में किस कण पर शून्य आवेश होता है? वह हो जाएगा न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सर्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। न्यूट्रिनो में विद्युत आवेश नहीं होता है, बहुत कम द्रव्यमान होता है। बहुत कम द्रव्यमान होता है। अल्फा कण दो धन आवेश अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अल्फा कण के, और इसका द्रव्यमान लगभग होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। हीलियम के एक परमाणु के बराबर। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो अल्फा कण जो है वह हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन, यानी कि हीलियम भी दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का बना है हीलियम भी, और हीलियम के समान ही अल्फा कण भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का बना है। दो न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। दो आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वह हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसकी मात्रा जो है वह हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अल्फा कण का मात्रा वह हाइड्रोजन परमाणु का जो है 4 गुना होता है। हीलियम के नाभिक में कितना होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर दिया गया निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो हो जाता है दोस्तों हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन में जो है केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु अंक 1 होता है। अगर देखिए मान लीजिए एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका परमाणु, इसलिए हो जाता है यहाँ पर जो है मास ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। मात्र एक जो है ये हाइड्रोजन है, इसमें ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम में जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है,
वह हो जाता है प्रोटियम। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक प्रोटियम है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूट्रियम में एक यानी कि ड्यूट्रियम होता है, दूगो परम। देखिए इसका जो है ना, ये समस्थानिक प्रोटियम भी है, ड्यूट्रियम में प्रोटियम में नहीं होता, लेकिन ड्यूट्रियम में जो है वह हो जाता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन है एक समस्थानिक ट्राइटियम जो है वह जो है उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रियम में 1 ठो, ट्राइटियम में 2 ठो, और इसमें प्रोटियम में नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में निगेटिव चार्ज होता है, बीटा कण में निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण जो है वह अल्फा किरण बनी होती है धनावेशित हीलियम नाभिक से, जबकि बीटा किरण ऋणावेशित होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है, यानी कि इसमें आवेश नहीं होता है। यानी कि गामा किरण में अनावेशित होती है, यानी कि उसमें आवेश नहीं होता है गामा किरण में। गामा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है गामा किरण, जबकि गामा किरण अनावेशित होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ है? यानी कि रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रोग आवेश, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो है जो एलिमेंट होता है उसके द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। देखिए पॉजिटिव चार्ज कौन है? पॉजिटिव चार्ज अल्फा है, तो वही हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा कण बनता है, ये पढ़ चुके हैं एलिमेंट के। इसके बराबर 2 इकाई धनावेश, इस पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन बीटा कणों के रूप में, यानी कि दोस्तों देखिए हीलियम परमाणु का नाभिक है, पर इनमें से इन पर 2 इकाई धनावेश होता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, उच्च ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाई एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा कण कहते हैं उसको। उच्च एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बीटा कण कहते हैं। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक होता है। कैथोड किरणें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैथोड किरणें निम्न दाब, कैथोड किरण जो होता है कैथोड रे, निम्न दाब पर एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ही एक धारा है। यानी कि कैथोड किरण जो है वह निम्न दाब पर, लो प्रेशर पर एक गैस युक्त डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज को कैथोड कहते हैं, निगेटिव चार्ज को कैथोड, पॉजिटिव चार्ज को एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर कैथोड जो है निगेटिव चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की एक धारा कैथोड है। परमाणु में ऑर्बिटल को भरने का नियंत्रित क्रम होता है अफबाउ सिद्धांत पर। ऑर्बिटल जो भरता है वह अफबाउ सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। जो है अफबाउ एक जर्मन शब्द है। अफबाउ कौन सा है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। अफबाउ का मतलब निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, तब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, जब यह ऊर्जा स्तर पूर्ण भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार क्रम चलता रहता है। अफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम, यानी कि जो है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है वह जो है इसमें देखते हैं कि ये जो है अफबाउ सिद्धांत वह पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जा पर आधारित है। अफबाउ सिद्धांत किस पर आधारित है? अफबाउ सिद्धांत पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम और कक्षों की तुलना यानी कि रिलेटिव एनर्जी पर, कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसके संबंध में बात किया जा रहा है। उसका संबंध जो है ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास से संबंधित है। रासायनिक तत्व का अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो है वह संबंध अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन से है। चुंबकीय, यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन से संबंधित है। यह जो है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन अक्ष के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन से संबंधित है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n अक्ष के कक्ष के आकार और ऊर्जा से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में क्वांटम संख्या किससे संबंधित? इलेक्ट्रॉन अक्ष के अभिविन्यास से। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कक्ष के आकार और ऊर्जा को, और जबकि अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वह त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम नंबर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। तो यहाँ पर
हम याद रख सकते हैं। ओरिएंटेशन अभिविन्यास इलेक्ट्रॉन के कक्ष के अभिविन्यास को बताएगा। चुंबकीय वाला चुंबकीय बताएगा इलेक्ट्रॉन और कक्ष के अभिविन्यास को। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है कक्ष के आकार और ऊर्जा को बताएगा। कक्ष के ऊर्जा और आकार को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। अजीमुथल क्वांटम संख्या कक्ष के त्रिविमीय आकृति को बताएगा। त्रिविमीय आकार को अजीमुथल बताएगा। और स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा। इलेक्ट्रॉन कितना चक्रण हुआ है उसका बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं जुड़ता है किसी भी जो है उसमें द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान संख्या में नहीं जुड़ता है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः इतना है तो संख्या है तो द्रव्यमान संख्या संख्या बता रहा है हमको, द्रव्यमान मास बता रहा है। द्रव्यमान संख्या में जो है द्रव्यमान संख्या में देखिए यह जो है इसमें जो है वह 18 और 20 है। देखिए किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो है उस संख्या का परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताएगा। देखिए प्रोटॉन जो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसका द्रव्यमान बनाएगा। 18 प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना प्रोटॉन रहता है किसी भी एटम में। 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन प्लस 20 वो न्यूट्रॉन है, कितना हो गया 38 हो गया। 38 हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन संख्या बता रहा है। जिस तत्व के परमाणु 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगा। 4 जो बहुत ईजी है, बता चुके हैं अभी। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड प्लूटोनियम 242-94 नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा। देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो है वह हम जो है करते हैं द्रव्यमान संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या हो गया 242 हो गया द्रव्यमान संख्या। नीचे वाला क्या होता है, यह प्रोटॉन का संख्या बताता है। नीचे वाला प्रोटॉन का संख्या कितना है, 94 है। अब देखिए इसमें हमको न्यूट्रॉन, देखिए मास नंबर कितना किसका होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन कितना है 94 और मास नंबर कितना है 242 में 94 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48 बचेगा। वही हो जाएगा 148 हो जाएगा। बहुत परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों कि देखिए इसमें जो है आइसोटोप के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए आइसोटोप कहा जाता है इसको। देखिए आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप में जो है वह होता है क्या, वह एटॉमिक नंबर जो है ना वह एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु संख्या जो होता है वह सेम होता है। आइसोटोप में टोप में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। मास जो है वह अलग अलग होता है। मास क्या होता है, मास अलग अलग होता है। यानी कि मास नंबर जो है ना, मास नंबर द्रव्यमान संख्या अलग होगा। द्रव्यमान संख्या जैसे होगा अलग भिन्न होगा और परमाणु संख्या होगा सेम होगा परमाणु संख्या, तो हो जाएगा आइसोटोप। आइसोबार होता है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में परमाणु संख्या जो है वह सेम रहेगा लेकिन उसका जो है द्रव्यमान संख्या नहीं, भार वाला जो होता है हम आइसोबार इसे याद रखते हैं। आइसोबार भार क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान इसी तरह से द्रव्यमान होता है। यहाँ पर द्रव्यमान सेम होगा द्रव्यमान सेम होगा लेकिन एटॉमिक संख्या जो है भिन्न होगा। वहाँ पर एटॉमिक सेम होगा। यहाँ पर देखिए आइसोटोप में क्या होगा, आइसोटोप में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम द्रव्यमान भिन्न। इसमें आइसोबार में क्या होगा, एटॉमिक मास जो है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वह भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। 36 नंबर आइसोटोप के संदर्भ में दिया गया है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु दानों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कार्बन की समस्या नहीं दोस्तों, ये सभी जो है ना प्रोटियम ड्यूट्रियम ये सभी हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वही बात दिया गया है, वह जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, कोलोनी 35, कोलोनी 37 जो है ये सभी जो है क्या है, वह आइसोटोप है। आइसोटोप क्या है, ऑक्सीजन, ये सब जो है आइसोटोप। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक में क्या बताए थे, समस्थानिक में क्या अलग होता है द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक के बारे में दिया गया है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो है वह समस्थानिक में क्या होता है कि जो है क्रमांक जो है वह यहाँ पर देखते क्रमांक समान होता है परंतु भार जो है वह परमाणु भार जो है वह भिन्न होता है।
भिन्न भिन्न होता है। तो परमाणु भार भिन्न होता है परंतु क्रमांक समान होता है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या है कि प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी। किसी परमाणु का जो नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है। आइसोटोप जो होता है ना, आइसोटोप देखिए प्रोटॉन की संख्या वही होगी। देखिए प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या हो गया, परमाणु संख्या सेम होगा। अब देखिए मास नंबर चेंज होगा, मास नंबर यानी कि भार, द्रव्यमान संख्या चेंज होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन घटा या बढ़ा है, न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? समन्यूट्रॉनिक समूह का मतलब क्या है, जिसमें जो है वह जो है वह क्या हो जाएगा कि इसमें जो है न्यूट्रॉन समान रहेगा। ठीक है, समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान रहेगा। तो वह हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 में से 8 जाएगा। 14 मास हो गया, 6 हो गया प्रोटॉन, 8 हो गया, 15 में 7 गया 8, ये भी न्यूट्रॉन 8 हो गया, और 16 में से 8 गया 8, तीनों का सेम है, यानी कि न्यूट्रॉन सेम रहेगा, सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 8 8 वही बताया गया। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, वह गाइडर काउंटर से मापी। रेडियो एक्टिविटी किससे मापा जाता है? गाइडर काउंटर से। गाइडर काउंटर को गाइडर मूलर काउंटर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का कण सूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण यानी कि आयोनाइजेशन जो होता है ना, आयोनिक विकिरण, आयोनिक वेव्स, आयोनिक जो है विकिरण है, तो आयोनिक जो विकिरण होगा उसको मापने के लिए उस उपकरण का उपयोग नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है गाइडर काउंटर के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुरल ने किया था। हेनरी बेकुरल ने, फ्रांसीसी की थे, 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोज की, जिन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थ का अध्ययन के दौरान, यानी कि स्फुरदीप्ति पदार्थ का अध्ययन कर रहा था, उसी समय में रेडियो एक्टिविटी खोज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोग जो है अभी बायोलॉजी और फिजिक्स हो चुका है पहला चैप्टर, दोनों घटना चक्र का। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।